इस जगह को देखने के बाद आपके ज़हन में पहला इंप्रेशन क्या बनता है? आइलैंड, टूरिज़्म स्पॉट या अमीर तरीन शख्स की प्रॉपर्टी? लेकिन ये सब कुछ गलत है। ये है एप्स्टीन आइलैंड। इससे बहुत ही हाई प्रोफाइल और मशहूर लोगों की कहानी जुड़ी है। इनकी पूरी कहानी जानने के बाद बहुत ही अनकंफर्टेबल फील होता है, क्योंकि इस कहानी में जो विक्टिम्स हैं उनकी उम्र 13 से 16 साल के बीच है। लोगों की पहुंच से दूर 75 एकड़ के इस आइलैंड पर बहुत ही हाई प्रोफाइल लोगों को स्पॉट किया गया है। इनमें से कुछ नाम ऐसे हैं जिन्हें सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। साबिक अमेरिकन सदर बिल क्लिंटन, स्टीफन हॉकिंग और प्रिंस एंड्रयू। इस आइलैंड के मालिक जेफरी एप्स्टीन के ऊपर 136 सेक्सुअली अब्यूज विक्टिम ने इल्ज़ामात लगाए थे। और एप्स्टीन आइलैंड तो एक छोटा सा हिस्सा है जेफरी एप्स्टीन उसके जराइम और बिजनेस एम्पायर के बारे में। बात करें तो ये कहानी और भी ज़्यादा गहरी और तारीख होती जाती है। तो अब एप्स्टीन आइलैंड, स्टीफन हॉकिंग और दीगर हाई प्रोफाइल लोगों को समझने के लिए हमें जेफरी एप्स्टीन को जानना होगा। जेफरी एप्स्टीन के पास सिर्फ ये आइलैंड नहीं था, बल्कि मैनहट्टन मैंशन, न्यूयॉर्क रैंच, पाम बीच मैंशन और भी कुछ प्रॉपर्टीज़ थी जो एप्स्टीन के इन मज़मूम ज़राइम में मुलव्विस थीं। जेफरी एप्स्टीन 1953 में ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क में पैदा हुआ था। पढ़ाई में वो एक बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट था, जिस वजह से उसने ग्रेजुएशन भी 2 साल पहले मुकम्मल कर ली थी। उसके बाद जेफरी एप्स्टीन ने डेल्टन स्कूल में फ़िज़िक्स और मैथमेटिक्स टीचर के तौर पर पढ़ाना शुरू किया था। कहा जाता है कि जेफरी एप्स्टीन मैथ में बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। डाल्टन स्कूल अमेरिका के सबसे बेहतरीन और महंगे स्कूल्स में से एक था, और इसी स्कूल से जेफरी एप्स्टीन की बेइंतहा दौलत और जराइम की कहानी शुरू होती है। जब एक पेरेंट्स टीचर कॉन्फ्रेंस के अंदर जेफरी एप्स्टीन की मुलाकात एस ग्रीनबर्ग से हुई। एस ग्रीनबर्ग इन्वेस्टिंग बैंकिंग कंपनी के ना सिर्फ सीईओ थे, बल्कि वॉल स्ट्रीट एग्जेक्टिव भी थे। उन्होंने जेफरी एप्स्टीन को बतौर फाइनेंसर हायर किया। जेफरी 25 साल की उम्र में उनकी फर्म में एक लिमिटेड पार्टनर भी बन गए थे। वक्त के साथ साथ जेफरी ने बहुत अच्छा पैसा कमाना शुरू कर दिया था। जल्द ही जेफरी एप्स्टीन और एस ग्रीनबर्ग अलग रास्ते चल दिए। एस ग्रीनबर्ग को पता चला कि एप्स्टीन कंपनी के अंदर इनसाइडर ट्रेडिंग कर रहा है, जो एक गैर अखलाकी प्रैक्टिस है। लिहाजा जेफरी को अपनी पहली कंपनी से निकाल दिया गया। उसके बाद उसकी मुलाकात लेस वेजनर से हुई, जो विक्टोरिया सीक्रेट और बाथ एंड बॉडी वर्क्स के मालिक थे। उन्होंने भी जेफरी को बतौर फाइनेंसर ही हायर किया था और अपने सारे एसेट्स, जिनकी मलकियत 4.8 बिलियन डॉलर्स थी, का पूरा कंट्रोल जेफरी को दे दिया। अब जेफरी के हाथों में था, वो जितना चाहे जहां चाहे इन्वेस्ट कर सकता था, जिसकी वजह से जेफरी की दौलत बहुत तेज़ी से बढ़ती चली गई। एप्स्टीन ने वेजनर का न्यूयॉर्क मैंशन भी अपने नाम करवा लिया था, जिसकी मलकियत 78 मिलियन डॉलर्स थी। तो अब शुरू होने वाला था जेफरी एप्स्टीन की फिल्मी जराइम का सिलसिला। जेफरी विक्टोरिया सीक्रेट का हायरिंग एजेंट बन चुका था। कौन सी मॉडल मैगजीन के कवर पेज पे आएगी, कौन रैंप वॉक करेगा, किसको कितना काम मिलेगा, सब जेफरी के हाथों में था। मॉडल्स को हायर करने के लिए ही वो उन्हें न्यूयॉर्क मैंशन पर बुलाता था, कास्टिंग के बहाने। मारिया फार्मर, जो जेफरी के पास न्यूयॉर्क मैंशन पर एक रिसेप्शनिस्ट थी, उन्होंने बताया कि मैंशन पर स्कूल ड्रेस में लड़कियां आया करती थीं, जिनकी उम्र 13 से 16 या 17 साल के दरमियान होती थी। खैर, ये सब चलता रहा और जेफरी की दौलत बहुत तेज़ी से बढ़ती चली गई। लेकिन एक मसला था कि जेफरी के किसी भी रॉयल या एलीट ग्रुप से कोई लिंक नहीं था। इसमें उसकी मदद ग्लेन मैक्सवेल ने की। डोनाल्ड ट्रंप, बिल क्लिंटन, प्रिंस एंड्रयू, जितने भी एलीट लोगों के साथ जेफरी एप्स्टीन के लिंक्स बनने, वो सिर्फ ग्लेन मैक्सवेल की वजह से ही बने। ग्लेन मैक्सवेल इंग्लैंड की एक बहुत ही अमीर और एलीट फैमिली से ताल्लुक़ रखती थी। उनके वालिद का नाम रॉबर्ट मैक्सवेल था, जो यूके के एक बहुत ही अमीर बिजनेस टाइकून थे। ग्लेन मैक्सवेल अपने वालिद के साथ बहुत ही एलीट और रॉयल पार्टीज अटेंड किया करती थी और उन्हें काफ़ी सोशल होने की वजह से जाना जाता था। उनके कनेक्शंस एलीट और रॉयल लोगों में काफ़ी अच्छे थे। लेकिन इनकी कहानी जेफरी एप्स्टीन से मिलने की बिल्कुल सादी नहीं है, बल्कि काफ़ी अजीब है। हुआ ऐसे कि रॉबर्ट मैक्सवेल की मौत के बाद उनके कुछ स्कैम्स और स्कैंडल सामने आए, जिसकी वजह से मैक्सवेल एम्पायर की पूरी रेपुटेशन गिर गई। इस रेपुटेशन को बचाने के लिए ग्लेन मैक्सवेल को यूके से निकलकर न्यूयॉर्क शिफ्ट होना पड़ा, जहां उसे जेफरी एप्स्टीन मिला। अब जेफरी एप्स्टीन के लिए ग्लेन मैक्सवेल एक जरिया थी अमीर और एलीट ग्रुप्स में दाखिल होने का।
और ग्लेन के लिए जेफरी एक बेहतरीन जरिया था अपनी रेपुटेशन वापस पाने का, क्योंकि जेफरी एप्स्टीन खुद उस वक्त तक एक बहुत अमीर बिजनेसमैन बन चुका था। आहिस्ता आहिस्ता एप्स्टीन के भी अब रॉयल ग्रुप्स के साथ कनेक्शंस बन गए। मैक्सवेल से मिलने के बाद भी जेफरी एप्स्टीन के पाम बीच और न्यूयॉर्क मैंशन पर कम उम्र लड़कियों का आना बंद नहीं हुआ था, लेकिन पब्लिक के सामने ये बात सबसे पहले 2005 में आई, जब 14 साल की एक बच्ची ने अपने पेरेंट्स के सामने ये एतराफ़ किया कि उसके साथ बहुत ही बुरा और परेशान कुन हुआ है, और उसके पेरेंट्स ने जेफरी एप्स्टीन के खिलाफ एक शिकायत दर्ज की। उस लड़की को जेफरी के पाम बीच आइलैंड पर मोलेस्ट किया गया था। लड़की ने हुक्काम को बताया कि उसे 2 और लड़कियां पाम बीच तक लेकर गई थी। फिर जब उन लड़कियों से पूछताछ की गई तो उन्होंने वही कहानी सुनाई, उनको भी कोई और 2 विक्टिम्स लेकर गई थी। सबसे पहले लड़कियों को पाम बीच के साइड डोर से एंटर करवाया जाता था, जहां पर किचन में पहले उन्हें स्नैक्स वगैरह ऑफर किए जाते थे। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला कि पाम बीच पर जेफरी एप्स्टीन के जितने भी स्टाफ के मेंबर्स थे उन सबको इसी काम के लिए ट्रेन किया गया था कि इस तरह की सिचुएशंस को कैसे टैकल करना है। इन लड़कियों को कभी डायरेक्टली नहीं लाया जाता था, बल्कि अक्सर मसाज लेडी बोलकर हायर किया जाता था। लेकिन मसला यहाँ था कि अक्सर केसेस में उनकी उम्र 16, 17 या 18 साल होती थी, और फिर मसाज के नाम पर जेफरी एप्स्टीन इस्तेहसाल किया करता था। और उसके बाद जेफरी एप्स्टीन ने अपना जाती आइलैंड खरीदा, जिसका रकबा 70 से 75 एकड़ था, जो अवाम की नजरों से दूर था, जिसका नाम रखा गया एप्स्टीन आइलैंड। इसे सेंट जेम्स आइलैंड भी कहा जाता है। अब जेफरी इसका इकलौता मालिक था, वो जो चाहे कर सकता था बिना किसी को जवाब दिए और बिना किसी के खौफ के। उस आइलैंड पर असल में क्या चलता था वो शेयर किया वर्जीनिया रॉबर्ट ने, जो वहाँ की एक विक्टिम थी। पहले जेफरी ने वर्जीनिया को एक जॉब इंटरव्यू के लिए बुलाया था बतौर मसाज लेडी। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता जेफरी की एक फुल टाइम मुलाजमा बन गई, और जेफरी उसे अपने दोस्तों को भी एंटरटेन करने के लिए बोलने लगा। वहाँ के लोकल्स ने ये बात बहुत बार कंफर्म की है कि वहाँ पर लोकल गर्ल्स को देखा जाता था। जिस तरह एप्स्टीन के पास एक खुद का प्राइवेट आइलैंड था, इस तरह उसके पास खुद का एक प्लेन भी था जिस पर वो सफर किया करता था। एक बार जेफरी ने वर्जीनिया को बताया कि हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट ट्रैवल कर रहे हैं जिनका नाम था प्रिंस एंड्रयू, और उसे वही करना होगा जो प्रिंस कहेंगे। फिर वर्जीनिया ने प्रिंस के साथ एक फोटो की डिमांड की, और ये है वो फोटो। बाद में प्रिंस एंड्रयू ने इन तमाम इल्जामात से इनकार कर दिया, और अचानक एप्स्टीन आइलैंड के विजिटर्स की जो लिस्ट शाया हुई है उसमें स्टीफन हॉकिंग का नाम भी आया है, जिस पर इंटरनेट पर बहुत से मीम्स भी बने हैं। ये खबर पूरी तरह वायरल हो गई है। एक बात ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये सब इल्जामात हैं, कोई भी चीज़ प्रूव नहीं हुई अभी तक। अब इल्जामात हैं क्या? हकीकत ये है कि 2006 में स्टीफन हॉकिंग और 20 और साइंटिस्ट ने विजिट किया था एक साइंस कॉन्फ्रेंस के लिए, और उस विजिट की एक तस्वीर भी मौजूद है। और उसके बाद स्टीफन हॉकिंग पर बहुत ही सख्त इल्जामात लगे थे। स्टीफन हॉकिंग पर लगे इल्जामात कोई भी सच नहीं साबित हुए सिवाय इस तस्वीर के। लेकिन एप्स्टीन आइलैंड खुद भी एक बहुत ही सवालिया निशान वाली जगह है। जो भी इसे विजिट करता है वो सवालों के घेरे में आ जाता है। बिना प्रूफ के कौन जानता है कि वहाँ क्या हुआ। एक और विक्टिम्स कर्टनी वाइल्ड ने ये बताया कि जेफरी एप्स्टीन ऐसी लड़कियों का फायदा उठाया करता था जो होमलेस हैं या माली तौर पर कमजोर हैं। बहुत लंबे अरसे तक ऐसे ही चलता रहा, लेकिन कुछ वक्त बाद इन लड़कियों ने ये सारी तफसीलात शेयर कर दी। फिर एक के बाद एक विक्टिम सामने आने लगी, और जेफरी एप्स्टीन पर कई सारे लॉसूट्स भी फाइल किए गए। जेफरी एप्स्टीन पर 53 पेजेस की एक फाइल बनी, जिसमें उस पर इल्जामात थे कि उसने 40 लड़कियों को सेक्सुअली अब्यूज किया है। फिर जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो जेफरी के मेंशन से स्कूल गर्ल्स के रिपोर्ट कार्ड्स और मोबाइल फोन्स मिले। तो अब वक्त आ गया था जेफरी के जेल जाने का, लेकिन उसने बचने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल किया। इसके बाद भी जेफरी एप्स्टीन को उम्र कैद की सजा ना सुनाई गई, और 2007 में जेफरी एप्स्टीन की लीगल टीम एक कामयाब नेगोशिएट करने में कामयाब हो गई, जो थी एलेक्स एकोस्टा के साथ। तो इस नेगोशिएशन के बाद एप्स्टीन को 18 महीने की जेल सुना दी गई, और हैरत अंगेज तौर पर इन 18 महीनों की जेल को भी 13 महीनों में कन्वर्ट कर दिया गया। इन 13 महीनों में भी हफ्ते में 6 दिन 12 घंटों के लिए उसे बाहर जाने दिया जाता था। खैर, जब 13 महीने बाद एप्स्टीन जेल से वापस आया तो मैक्सवेल ने उससे दूरी बना ली थी। उसके बाद एप्स्टीन और मैक्सवेल का कोई ताल्लुक नहीं रहा था, क्योंकि मैक्सवेल भी एप्स्टीन के साथ उन गैर अखलाकी सरगर्मियों में मुलविस थी जिसकी वजह से उसे जेल जाना पड़ा था। मैक्सवेल पर कोई आंच ना है, इसलिए उसने खुद को जेफरी से दूर कर लिया था।
जेफरी ने फिर अपनी इमेज को पॉजिटिव करने के लिए एक पावरफुल पब्लिसिस्ट को हायर किया। उस पब्लिसिस्ट ने मशवरा दिया कि सेलिब्रिटीज की पार्टीज अटेंड किया करो। फिर जेफरी सेलिब्रिटीज की पार्टीज में नजर आना शुरू हो गया। फिर एलॉन मस्क, बिल गेट्स और बहुत सी सेलिब्रिटीज के साथ जेफरी की फोटोज देखी जा सकती हैं। फिर जेफरी ने लोकल गर्ल्स की जगह रशियन गर्ल्स को बुलाना शुरू कर दिया। ये सिर्फ साल 2015 तक चला। फिर उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बन गए और यहाँ से जेफरी के लिए बहुत ही खराब वक्त शुरू हो गया। ट्रंप की हुकूमत में एलेक्स एकोस्टा को सेक्रेटरी ऑफ लेबर मुंतखब किया गया और मियामी हेरल्ड के इन्वेस्टिगेशन रिपोर्टर्स ने जेफरी एप्स्टीन का वो केस दोबारा खोला। अकोस्टा से ये सवाल किए गए कि किन बुनियादों पर जेफरी की सजा कम की गई थी और ये प्ले डील किन बेसिस पर साइन हुई। FBI दोबारा से इन्वेस्टिगेशन में लग गई। इस बार जेफरी की तमाम उम्मीदें टूट गई क्योंकि इस बार हुकूमत में वो लोग नहीं थे जो एप्स्टीन की बातें सुनते। इस वक्त मी टू मूवमेंट भी अपने अरूज पर थी, जिसकी वजह से पार्लियामेंट ने बहुत ज़्यादा प्रेशर बिल्ड किया। जेफरी न्यूयॉर्क से फ्रांस रिलोकेट कर गया। फ्रांस में एक बुलेट प्रूफ मर्सिडीज रखी और साथ 2 बॉडीगार्ड्स रखे, लेकिन FBI जेफरी की हर एक मूवमेंट पर नज़र रख रही थी। एक दिन जब जेफरी एयरपोर्ट पर लैंड करने वाला था तो FBI को पता चल गया और प्लेन लैंड करने के फौरन बाद ही एप्स्टीन को दबोच लिया गया। जेफरी उस वक्त बिल्कुल होपलेस था। उसे 45 साल की कैद सुना दी गई थी। जेफरी ने अपनी बेल के लिए $100 मिलियन तक ऑफर किए थे, लेकिन उस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया गया। इस बार जेफरी एप्स्टीन को बहुत ही खराब कंडीशन की जेल में डाला गया था। जेफरी यहाँ से बाहर निकलने के लिए इतना बेचैन था कि वो अपने लॉयर्स के साथ 12-12 घंटे बैठकर मीटिंग्स किया करता था। यहाँ तक कि उसने 560 मिलियन की पूरी नेटवर्थ को भी ऑफर किया, लेकिन उसे भी रिजेक्ट कर दिया गया। इस वक्त जेफरी को पता चल चुका था कि समथिंग इज़ वेरी रॉन्ग। इस वक्त तक एप्स्टीन जेल से बाहर आने की सारी उम्मीदें हार चुका था और उस वक्त उसने अपना आखिरी फाइनल विल सेटलमेंट किया। उस वक्त उसकी नेटवर्थ 577 मिलियन थी। उसने अपना सब कुछ द 1953 ट्रस्ट के नाम कर दिया। अब जेफरी की थोड़ी बहुत उम्मीद थी वो भी ख़त्म हो गई थी, क्योंकि 9 नवंबर को जो डॉक्यूमेंट्स अनसील किए उसमें जेफरी एप्स्टीन के सारे जराइम कंफर्म हो गए थे। अब जेफरी को जिस जेल में डाला गया था उसमें टोटल 18 वाश गार्ड्स थे, 750 कैदी थे और वाश गार्ड्स की ये ड्यूटी थी कि हर आधे घंटे बाद वो सेल को विजिट किया करते थे। मगर उस दिन सुबह 3 बजे के बाद कोई भी वहां चेक करने नहीं आया और उस वक्त जेफरी के सेल में जो कैमरा लगा था वो भी काम करना बंद कर गया और फिर सुबह 6 बजे जेफरी एप्स्टीन मुर्दा हालत में पाया गया। अब कहा तो ये जाता है जेफरी ने अपनी जान खुद ली, लेकिन कुछ लोग आज भी शक करते हैं कि ये सब कैसे हुआ। ये आज भी एक मिस्ट्री है। लोगों को पता था जेफरी एप्स्टीन न्यू टू मच। अगर वो बच जाता तो न जाने किन किन लोगों के राज खुल जाते। तो यही थी एप्स्टीन आइलैंड और जेफरी एप्स्टीन की मुकम्मल कहानी। जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था, एप्स्टीन आइलैंड एक छोटा सा हिस्सा है, उसके अलावा भी ये कहानी बहुत बड़ी है और सेंसरशिप इश्यूज़ की वजह से बहुत सी चीज़ें हैं जो यहाँ नहीं शेयर की जा सकती। कुछ अल्फाज भी नहीं बोले जा सकते, वरना अगर बिल्कुल वाज़ेह और तफसीली वर्जन डिस्कस किया जाए तो वो उतना ही परेशान कुन और डिस्टर्बिंग है। एप्स्टीन फाइल्स में जितने भी लोगों पर इल्ज़ामात लगे हैं वो साबित नहीं हुए हैं, चाहे वो बिल क्लिंटन हो, स्टीफन हॉकिंग हो या प्रिंस एंड्रयू हो। इल्ज़ामात सब लोगों पर लगे हैं।